Hello guys, welcome back my YouTube channel Wi-Fi Exam Point। फ्रेंड्स, जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं सी टेट के लिए और इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न सामाजिक अध्ययन के। फ्रेंड्स, आप इन प्रश्नों को देखें और अपना ज्ञान चेक करें कि हम कितना सामाजिक अध्ययन में अच्छे से कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और ये उसी से लिए गए प्रश्न हैं, तो आप इनको अच्छे से करके देखिए और आप अपना आंसर मेरे साथ चेक करते चलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। अगर दोस्तों चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको शिक्षक से रिलेटेड या शिक्षा जगत से रिलेटेड जो भी भर्तियां होती हैं उससे रिलेटेड वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं सामाजिक अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के डैश प्रसिद्ध था। तो फ्रेंड्स, किसके लिए प्रसिद्ध था? कपास के लिए, सोने के लिए या चांदी, तांबा, कंबल? निम्न में से क्या इसका आंसर होगा फ्रेंड्स? तो देखिए दोस्तों, ये जो फेमस था अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में, तो ये फेमस था, उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रसिद्ध था, तो वह था कंबल। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर सही होगा दोस्तों वह डी सही होगा। और अर्थशास्त्र के अनुसार दोस्तों जो आपका मौर्य काल है उत्तर पश्चिम भारत में ये कंबल निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। और इन कंबल्स को फ्रेंड्स भिंगीसी, किस नाम से? भिंगीसी के नाम से इनको जाना जाता था। तो आप ये जानकारी एक्स्ट्रा नोट कर लें। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, एम्फोरा एक डैश खाली स्थान है था। क्या था? इटली का सिक्का या लाल चमकदार बर्तन या सी लंबा या फ्रेंड्स डी छिद्रक बर्तन? क्या इसका आंसर होगा दोस्तों? एम्फोरा। तो फ्रेंड्स, जो एम्फोरा था वह लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा एक जार था। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी, जिसको कि एम्फोरा कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। एम्फोरा के लिए आप ये नोट करते चले दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 3 है कि रोम साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे, देखिए काली मिर्च को किस नाम से बुलाते थे रोम साम्राज्य में? काला जादू, ए है काला जादू, या बी काला तामीज, या सी काला पत्थर, या डी काला सोना? क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? उम्मीद है लगा लिया होगा आपने, चेक कीजिए इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, रोमन साम्राज्य में जो आपकी काली मिर्च थी जिसकी बहुत मांग थी, उसको यानी जो रोम, जिनको यवन कहा जाता था, रोम के लोगों को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? यवन। और यवन लोगों को इसे अधिक प्रयोग करते थे और इसको जो है फ्रेंड्स वो काला सोना, क्या बोलते थे इसको? काला सोना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले वीडियो में बनाया था, आपको हरा सोना बताया था कि हरा सोना किसको कहा जाता है। तो हरा सोना कहा जाता है फ्रेंड्स बांस को। आप ये भी ध्यान रखें, काला सोना रोम के जो लोग थे वह काली मिर्च को काला सोना कह करके पुकारते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रहट। आपने देखा होगा रहट, अगर नहीं जानते तो ये रहट होती थी कि बैल इनको खींचते थे। और चरखे आग्नेयास्त्रों का आविष्कार हुआ था प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, या डी आधुनिक काल में? क्या इसका आंसर होगा दोस्तों? तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का जो आविष्कार हुआ था फ्रेंड्स, वह हुआ था आपका मध्य काल में।
और ये 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में हुआ था। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वह सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, सी आंसर। किस किस का फ्रेंड्स सी आंसर सही आया आप चेक करते चलें दोस्तों। और लास्ट में देखिए कि आपके कितने प्रश्न इस सामाजिक अध्ययन के पेपर से सॉल्व कर पा रहे हैं। आप अपना स्कोर भी कमेंट में बता सकते हैं। फ्रेंड्स चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? कहाँ किसकी दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक प्रशस्ति मिला है? इल्तुतमिश की, बलबन की, अलाउद्दीन खिलजी या डी फिरोज शाह तुगलक? क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? उम्मीद है लगा लिया होगा आपने इसका आंसर। तो चलिए चेक कीजिए इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सी। देखिए जो खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान जिसको अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रशस्ति पत्र है जो कि जोधपुर में पाया गया है और इसे जोधपुर शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स ये जो शिलालेख है जोधपुर का शिलालेख जो अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में लिखा गया है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। इससे कई सारे प्रश्न बन रहे हैं। और फ्रेंड्स इस जो शिलालेख में है वो अलाउद्दीन की खिलजी की विजयों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, हिरण्यगर्भ। देखिए ये पिछले साल भी आके पूछा गया है प्रश्न और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। तो हिरण्यगर्भ जो है फ्रेंड्स पहले तो आप ये समझ लें कि हिरण्यगर्भ जो संबंधित है वह अनुष्ठान से संबंधित है और ये किया जाता था। ये कब किया जाता था, कैसे किया जाता था? ए में देखा रखा है जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, या बी राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। और फ्रेंड्स सी है हिरण का शिकार करने से पहले, या डी पुत्र के जन्म के लिए। लगाइए फ्रेंड्स अपना आंसर और चेक कीजिए। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा हमारा बी जो आंसर है फ्रेंड्स, यानी हिरण्यगर्भ का जो अनुष्ठान किया जाता था वो तब किया जाता था जब राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, उसी समय इस अनुष्ठान किया जाता था जिसको राष्ट्रकूट चोल परिहार जो थे तो उनमें राष्ट्रकूट जो शासक थे दांती दुर्ग ने अपनी राजधानी जिसकी कि उज्जैनी थी में हिरण्यगर्भ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। ये कभी आपसे पूछ लें कि जो राष्ट्रकूट शासक था दांती दुर्ग उसने अपनी राजधानी उज्जैनी में हिरण्यगर्भ जो नामक अनुष्ठान है वो किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? जैसे कि अभी मैंने पहले राष्ट्रकूट थे, चोल थे और एक जो परिहार थे। तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को उसने पूछा है आपसे, व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स क्या ग्रामम, श्रेणी, नगरम या सभा क्या कहा जाता था दोस्तों? उम्मीद है लगा लिया होगा आपने आंसर। तो चेक कीजिए। देखिए चोल काल में व्यापारियों का जो संघ होता था दोस्तों, जो कि संघ बना लिए जाते थे तो वो कहलाते थे फ्रेंड्स नगरम कहलाते थे। और जबकि उत्तर भारत में व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। आप ध्यान रखें अगर वो उत्तर भारत में पूछेगा, यानी उत्तर भारत में फ्रेंड्स उत्तर भारत में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो उसे श्रेणी कहा जाता था। क्या? श्रेणी। और जो आपके पूछा है कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उसको नगरम कहा जाता है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा सी बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स, सी। अगला प्रश्न है नाथ साहित्य का संबंध है फ्रेंड्स किससे है?
बंगाली से, असमी से, उड़िया से, मैथिली से, निम्न में से किससे हैं? तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो संबंध है, नाथ साहित्य का संबंध है फ्रेंड्स बंगाली से। तो यहाँ हमारा आंसर ए बिल्कुल सही होगा, ए। क्या है कि नाथ साहित्य के बारे में देख लेते हैं कि नाथ संप्रदाय से संबंधित साहित्य को फ्रेंड्स नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स नाथ जो साहित्य है इसकी जो स्थापना की थी नाथ मुनि मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ ने मिल की थी। इन दोनों ने, यानी मतेंद्र और एक थे गोरखनाथ। ये प्रश्न काफी पूछा जाता है फ्रेंड, नाथ पंथ की स्थापना शुरुआत किसने की? तो मतेंद्र हो और गोरखनाथ हो, इन्हीं में से आपका आंसर दोनों में से होगा। आप देख करके लगाएं अगर जिस टाइप से विकल्प में दिए गए हों। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे देखिए खालिस्तान दे रखा है के रूप में जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, उसने पूछा उत्तर पश्चिमी, ये जरूर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स ये जो आंदोलन था उसका नाम था खुदाई खिदमत गार आंदोलन। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी। और इन्हें फ्रेंड्स सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। आप ध्यान रखें, इन्हें आंदोलनकारी जो लाल कुर्ती दल के नाम से जो जाना जाता था इस आंदोलन को, और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए कांग्रेस की प्रस्तावना के बाद खालिस्तान है को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखिए पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 के लिए कांग्रेस की प्रस्तावना के बाद की गई थी, तो वह कब की गई थी उसी के बारे में पूर्ण स्वराज्य के स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता जो दिवस है उससे पहले एक बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो वो कब बनाया गया था? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह 26 जनवरी सन 1930 को ये लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर लगभग रावी नदी के तट पर, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो आपका आंसर है बी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। 11 नंबर है कि बिग बियर एक उदाहरण है। बिग बियर क्या है? आकाशगंगा, नक्षत्र मंडल का, या तारा का, या गैलेक्सी का। तो फ्रेंड्स यहाँ जो आपका आंसर होगा वह होगा बी। बिग बियर जो संबंधित है वह एक नक्षत्र मंडल का है, तो आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैंने लगभग 60 प्रश्नों को समाहित किया है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स इसमें 12 नंबर है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है दोस्तों? चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है, या बी चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है, या सी चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, या डी चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष का समय लगता है। तो फ्रेंड्स क्या इसका आंसर होगा? तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा सी। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा सी आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है,
कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, या डी दक्षिण से उत्तर की ओर? क्या आंसर होगा? इसका आंसर है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो यहां पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ए। 14 नंबर है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार, देखिए ये देशांतर रेखाओं से संबंधित है, क्या है? बढ़ता जाता है, घटता जाता है, या सी समान रहता है, या डी पहले बढ़ता है जाता है फिर घटता जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका सी, क्योंकि जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिम गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है, क्योंकि देशांतर रेखा समान होती हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, यानी एक देशांतर रेखा के बीच के, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर, कितनी होती है? 111 किलोमीटर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी दिन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, या बी ग्रीनविच का मानक समय, या सी पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, या दोस्तों डी पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय? क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, वह कहलाता है पृथ्वी दिन। तो यहां आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। विषुव के दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, क्या पड़ती हैं? क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, या आर्कटिक वृत्त पर? तो विषुव के दिन फ्रेंड्स जो सीधी किरणें पड़ती हैं वह विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा आपका बी बिल्कुल सही होगा, बी। और फ्रेंड्स ये जो होता है ना, सीधी रेखा जो पड़ती हैं, ये आपके 21 मार्च एवं 23 सितंबर को, देखिए 21 मार्च, एक तो होगी आपकी 21 मार्च और एक होता है फ्रेंड 23 सितंबर को, ये 2 दिन हैं, आप इनको जरूर ध्यान रख लें। और ये जो होती है फ्रेंड्स विषुव की स्थिति होती है, इस कारण जो है फ्रेंड्स 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। और इस स्थिति को फ्रेंड्स इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर, इनको दिन रात क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपके दिन और रात बिल्कुल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इस स्थिति को जो कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है इक्विनॉक्स। ये कभी पूछ ले आपसे, इक्विनॉक्स कहा जाता है उसको। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आप अगला प्रश्न। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन हैं, क्योंकि हैं संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है, या बी अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है, या फ्रेंड सी अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदूरित है, या डी अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। तो क्या इसका आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, कि अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वह अधिक तंदूरित है। तंदूरित का मतलब होता है फ्रेंड्स कटी फटी।
तो यहां पर हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सी, तंदूरित का मतलब होता है फ्रेंड्स कटी या फटी। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन सी है? तो ये होगी दोस्तों सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी दुनिया की। आंसर होगा आपका सी, एडीज पर्वत श्रृंखला। तो यहां पर सी आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों आपका सी। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा है उसने, तो आपकी सी बिल्कुल सही है। सी दुनिया की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला एडीज है। और फ्रेंड्स ये कहां पर है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है। और जो इसकी लंबाई है दोस्तों वह 7200 किलोमीटर के आसपास है। कितनी? 7200 किलोमीटर। और जबकि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी जो है फ्रेंड्स, पर्वत श्रेणी वह आपकी हिमालय है। अगला है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में बात चल रही है तो उष्ण कटिबंधीय भारत में वन पाए जाते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या फिर राजस्थान में। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है दोस्तों सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला है, और फ्रेंड्स ये आपके मेघालय में भी पाए जाते हैं जो उष्ण कटिबंधीय वन हैं, और अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। और इन देखिए इसमें वो नाम नहीं है, केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया है। तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखिए लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। ये लौटते हो गया, ये लौटते फ्रेंड्स, आओ की मात्रा। घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, या सी समुद्र से स्थल की ओर, या पठार से मैदान की ओर। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर सही होगा 20 वाले प्रश्न का आपका, जो कि लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। तो वह बहती हैं फ्रेंड्स जब मानसून लौटता है तो स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। तो यहाँ पर आपका बी आंसर बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स, बी। किस किस का बी आंसर आया दोस्तों? अगला है, निम्नलिखित में से किसको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? ये किस हो गया है फ्रेंड्स, आप इसको किस कर लें, किसको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अमेरिका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन, या डी चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो क्या होगा इसका आंसर? फ्रेंड्स इसका आंसर है ए, ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और ये जो होते हैं फ्रेंड्स काफ़ी घने तथा सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो कि अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, यानी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ए आंसर बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स, ए, ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और सारे प्रश्नों को हल करें। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं दोस्तों, तो आप बहुत सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। देखिए हम इसी कड़ी में कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करें, क्योंकि लाइक शेयर करने का कोई चार्ज नहीं है। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। देखिए सीटेट का एग्जाम है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छे एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रश्न को पूछता है।
तो आप देखिए ये एनसीईआरटी से ही लिए गए प्रश्न हैं, तो आप इन्हें शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। विश्वास कीजिए कि आपको इतने अच्छे प्रश्न लगेंगे कि जैसे कि बिल्कुल हम पेपर ही दे रहे हैं, और आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्या है दोस्तों इसका आंसर? गंगा नदी बेसिन, या बी नील नदी बेसिन, या सी मिसिसिपी नदी बेसिन, या डी अमेजन नदी बेसिन। क्या आंसर होगा दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है निम्न में से? तो फ्रेंड्स, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है वह है आपका अमेजन नदी बेसिन। और जो अमेजन नदी बेसिन है फ्रेंड्स, इसका विस्तार जो है वह कहाँ पर है? तो ये दक्षिण अमेरिका के, कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका, अमेरिका के ब्राज़ील देश में है। और फ्रेंड्स, इसका जो अफवाह क्षेत्र है वह लगभग 70,50,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये क्षेत्र फैला हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मलोको क्या है? फ्रेंड्स, मलोको के बारे में पूछा है। मलोको क्या है? देखिए इस टाइप का एक प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। विश्वास कीजिए आपको 100% मिलेगा इस टाइप का एक प्रश्न। चाहे तो जनजाति से रिलेटेड हो, किसी एक छोटा सा वर्ड देगा उससे रिलेटेड पूछेगा, तो आपको एक प्रश्न 100% मिलेगा इस टाइप का। मलोका क्या है? एक जनजाति, एक प्रकार का घर, एक वन्य पशु, या कह सकते हैं ये बने हो गया है दोस्तों, ये वन्य पशु है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये, या डी मलक्का का निवासी। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो आंसर होगा मैं आपको बताता हूं। अगर आपने लगा लिया है अपना उत्तर तो चेक कर लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये जो मलोका है ये जो आपका एक प्रकार का घर है। इसमें आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो कोलंबियन जनजाति द्वारा ये बनाया जाता है, और ये जनजाति जो फ्रेंड्स उत्तर पूर्व पेरू में निवास करती है। तो ये एक प्रकार का घर है मलोका, जो कि कौन सी जनजाति? मलोका कोलंबियन जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, और ये आपके पेरू में निवास करती है, उत्तर पूर्वी पेरू में। तो यहाँ आपका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। जिसने बी अपना उत्तर लगाया है उनका बिल्कुल सही है। 24 नंबर है प्रश्न नंबर की संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास, या संसाधन प्रबंधन, या डी विकास प्रबंधन। क्या कहलाता है दोस्तों? तो देखिए इसका जो यानी संसाधनों को अगर हम सतर्कता पूर्वक उपयोग करना है तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना है, तो यहाँ हमें उनका संरक्षण करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा आंसर संसाधन संरक्षण है, पहला ही उत्तर बिल्कुल सही होगा। ए आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों इस प्रश्न का। अगला है 25 नंबर, रक्षक मेखला डैश की एक विधि है। किसकी विधि है रक्षक मेखला? जल संरक्षण की, मृदा निर्माण की, बागनी या मृदा संरक्षण। देखिए एक जल संरक्षण है, एक मृदा निर्माण है, एक बागानी है और एक मृदा संरक्षण है। कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों आपका डी मृदा संरक्षण। डी आंसर बिल्कुल सही है। जिसका डी आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसमें फ्रेंड्स मृदा को संरक्षित करने के लिए खेत में चारों तरफ बॉर्डर बना दिया जाता है और आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं फ्रेंड्स, जिससे कि उनका बहाव नहीं होता, यानी जो आपकी मृदा होती है वो उसका पानी के द्वारा या इधर उधर बहती नहीं है। यानी आड़ी तिरछी रेखाएं इस तरीके से बना दी जाती हैं जिससे कि पानी वहीं पर पानी जो रुका होता है तो मिट्टी का रिसाव नहीं होता है। अगला है कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। पुरा पाषाणिक काल का, नवपाषाणिक या महापाषाणिक या सूक्ष्म पाषाणिक? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा वह होगा पुरा पाषाणिक पुरा स्थल है ये।
और ये स्थल भीमबेटका जो है फ्रेंड्स कहाँ पर है, लिखा भी उसने मध्य प्रदेश में है। और फ्रेंड्स ये शैल चित्रों के यहाँ पर अवशेष मिलते हैं, शैल चित्रों के लिए काफ़ी फेमस है, भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफा है। अगला प्रश्न दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वह होगा ए। प्रश्न नंबर 27, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? देखिए देवता ऋग्वेद काल के पूछे हैं उसने, तो ये जो फेमस थे आपका अग्नि, इंद्र तथा सोम फेमस थे। तो आपका बी उत्तर यहाँ बिल्कुल सही होगा दोस्तों, बी, अग्नि, इंद्र तथा सोम। और फ्रेंड्स ऋग्वेद में जो है लगभग 250 बार इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। कितना? 250 बार। और फ्रेंड्स जबकि अग्नि का केवल कितना हुआ है? 200 बार अग्नि का हुआ है और 114 बार फ्रेंड्स सोम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आप ये जरूर नोट कर लें कि 250 बार आपके इंद्र और 200 बार आपकी अग्नि और 114 बार फ्रेंड्स आपके सोम का उल्लेख हुआ है। और फ्रेंड्स ऋग्वेद का जो आपका 9वां मंडल है वो सोम देवता को ही समर्पित है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ऋग्वेद से रिलेटेड। अगला प्रश्न है कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं भारत यूरोप। तो यहाँ पर जो आंसर बिल्कुल सी सही होगा दोस्तों, सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये एक ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो फ्रेंड्स जो कि आपका इनाम गांव है जो कि महाराष्ट्र में है, ये वहाँ पर मिलते हैं इसके साक्ष्य। तो यहाँ पर आपका जो ए आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ए। यहाँ से जो फ्रेंड्स जो महाराष्ट्र में स्थित है ये इनाम गांव, ये वहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं। और जिसमें मृतक का सिर फ्रेंड्स क्या है कि उत्तर की ओर था। और फ्रेंड्स बुर्ज होम है, यहाँ पर लिखा हुआ बुर्ज होम, बुर्ज होम से फ्रेंड्स गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया है? देखिए लालसाओं और तृष्णाओं की, लालसा व इच्छाओं और तृष्णा को भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? पिपासा, तृष्णा, तन्हा, तीव्र इच्छा। तो क्या कहा है दोस्तों उन्होंने? देखिए बुद्ध ने लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को तन्हा कहा है दोस्तों, तन्हा। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स, सी, तन्हा। प्रश्न नंबर 31, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से, यानी उत्पादों की ब्रांडिंग करने से, तो फ्रेंड्स इसकी बिक्री की ब्रांडिंग करने से होगा उसका अर्थ, या बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों में से भिन्न करता है, या सी उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, या डी उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। ये मिलने पर हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये मूल्य है। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा बी, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों में इसे भिन्न करता है। यानी जब हम किसी उत्पाद की ब्रांडिंग करते हैं तो हमारा ब्रांड बिल्कुल सबसे अच्छा होगा, इसीलिए हम अपने ब्रांड की क्या करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, बी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित खंड, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, या डी संविधान की प्रस्तावना। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपका डी, संविधान की प्रस्तावना। देखिए संविधान की प्रस्तावना को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, तो यहां डी आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों, डी। अगला प्रश्न, न्यायाधीश किसी मुकदमे में निर्णय देता है, यानी कोई भी जो जज है वह किस आधार पर निर्णय देता है? दलीलों के आधार पर, गलत, या बी दिए गए शुल्क के आधार पर, या सबूतों के आधार पर, या पुलिस की तहकीकात के आधार पर। तो फ्रेंड्स न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वह सबूतों के आधार पर न्याय करते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर जो आपका बिल्कुल सी सही होगा फ्रेंड्स, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ और अमरनाथ पंथ। किस पर होता है फ्रेंड्स आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो ये फ्रेंड जगन्नाथ पंथ पर परिलक्षित होता है। और इस पंथ के जो लोग होते थे फ्रेंड्स वह शिव के अनुयायी होते थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो सही हो जाएगा बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, दस्त, पैचिस जैसे हैजा बीमारियों को रोका जा सकता है किसके द्वारा? स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के द्वारा, या सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, या फ्रेंड सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। क्या होगा इसका आंसर? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हैजा और दस्त की जो बीमारियां होती हैं वो दूषित जल से होती हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सी करेक्ट होगा दोस्तों, सी। अगला प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर, कि सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर जातिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? इस पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे, सरकार के तौर तरीकों की आलोचना, या न्यायिक सक्रियता के लिए दलील दें, या डी उपदेशात्मक क्रिया की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रिया का आयोजन करें। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, डी। 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरियों को व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? परिवार, विद्यालय, टेलीविज़न या सहपाठी। क्या होगा इसका आंसर? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी, टेलीविज़न एक ऐसा साधन है जो विद्यार्थियों व किशोरियों के व्यवहार एवं प्रवृत्ति में व्यापक प्रभाव डालता है। देखिए तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा दोस्तों वह सी सही होगा, क्योंकि किशोर और किशोरी टीवी देख करके तेजी से आकर्षित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में के शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, या नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, या रुचि बनाए रखने के लिए दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना, या ठीक पाठ योजना व गतिविधि के लिए नियत समय का पालन करना। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? सामाजिक विज्ञान की कौन सी, क्या पूछ रहा है, कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह बी बिल्कुल सही होगा। नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजनाएं देना। तो आपका बी आंसर यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। प्रश्न नंबर
39 कि एक छात्र भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है और वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? गौण स्रोत, देखिए प्राथमिक और द्वितीय स्रोत होते हैं सूचनाओं को एकत्रित करने वाले। तो यहाँ पर जो ये स्रोत होगा फ्रेंड्स, वह होगा आपका कौन सा स्रोत? ये होगा आपका बी नंबर का प्राथमिक स्रोत, क्योंकि प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं फ्रेंड, जिसकी की जो की जानकारी शुरू सबसे पहले ली जाती है वही कहलाते हैं प्राथमिक स्रोत। तो यहाँ पर आपका बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर है कि एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? तो क्या भूकंप होगा, भारत की प्रमुख फसलें, भारत में पाए जाने वाले खनिज, या पृथ्वी की संरचना? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? उम्मीद है लगा लिया होगा आपने। तो चलिए चेक कीजिए, इसका आंसर होगा दोस्तों भारत की प्रमुख फसलें, क्योंकि गहन अध्ययन का तात्पर्य है कि विषय वस्तु के प्रत्येक घटक या आयाम का अध्ययन करना होता है इसमें। और विद्यार्थियों को अगर हम प्रमुख फसलें सर्वाधिक उपयुक्त टॉपिक होगा यहाँ पर, क्योंकि फसल से संबंधित जो है दोस्तों प्रत्येक घटक विद्यार्थी को आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ जो आपका आंसर सही हो जाएगा वह होगा बी, भारत की प्रमुख फसलें। व्यक्तित्व चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? देखिए निगमन निकालना क्या कहलाता है? तर्कणा, मुक्त संगत, आत्म केंद्रित, या सामाजिक बुद्धि उत्तेजना? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपका ए, यानी तर्कणा। ए। 42 नंबर है कि विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? कौन सा होगा दोस्तों? फ्लो चार्ट, तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट, बैन आरेख? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा, देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपका बी, तुलनात्मक चार्ट। यानी विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए तुलनात्मक चार्ट की शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त होगी। तो यहाँ हमारा आंसर तुलनात्मक चार्ट जो कि बी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 43 नंबर की, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखना या लिखती है, ये उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? ज्ञान के, अवबोध के, अनुप्रयोग के, या संश्लेषण के? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, अवबोध के अंतर्गत ये आएगा, और यहां पर हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य हैं। विभिन्न स्रोतों के में संश्लेषण, किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग, या डी अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता? क्या इसका आंसर होगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ए, समस्या के लिए सदैव ठीक ठीक उत्तर देने की सामर्थ्यता सृजनशीलता का लक्षण नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों बिल्कुल ए सही हो जाएगा हमारा, ए। अगला होगा, एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी वह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्य को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगी? तो आप क्या करेंगे? छात्रा को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, या बी छात्रों को इस स्थिति पर
क्षय एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगी, जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सकें। इस विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएंगी। या डी, कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष एवं विपक्ष में चुनाव करवाएंगी। तो देखिए आपका बी जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट होगा कि वह वस्तु स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगी, जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों, बी। 46 नंबर है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2025 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय से ली जानी चाहिए। दोस्तों इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल, या इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र, या सी पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल, या डी आपदा प्रबंधन, इतिहास, राजनीति शास्त्र व मूल्यपरक शिक्षा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जाता है आपसे, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लें। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आप ज़रूर देखें इसको, ये बिल्कुल मैराथन क्लास की तरह है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपका बी, यानी इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप बहुत ही सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वीडियो दोस्तों लाइक और शेयर, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखते हैं इसका 47 नंबर। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगी। यानी समय रेखा होती है फ्रेंड्स एक, तो वो किसके पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त होगी। किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, या किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, या दो राजवंशों की तुलना करने में, या प्राचीन भारत के क्षण में। क्या इसका आंसर सही होगा दोस्तों, किस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में समय रेखा सबसे उपयुक्त होती है। और फ्रेंड्स इसको काल क्रमानुरूप रेखा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर यहां पर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ए। 48 नंबर है कि मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाने से संबंधित कौन सा होगा। ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से, कौशल से। तो किससे होगा फ्रेंड्स, तो ये हमारा होगा अनुप्रयोग से रिलेटेड, और ये आपका सी वाला जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी अनुप्रयोग से। अगला प्रश्न नंबर है 49 कि बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षक क्या करें। बच्चों को अगर कानून से संबंधित जानकारी देनी है तो कानून के सभी पहलुओं को स्पष्ट करें, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दें, केवल बाल अपराध से संबंधित कानून की चर्चा करें, या डी कानून के प्रति डर पैदा करें। तो बिल्कुल डर पैदा तो करना ही नहीं है बच्चों में, तो ये तो आपका गलत है ही। तो अब इस पर आंसर क्या होगा दोस्तों वो बताइए। तो देखिए दोस्तों लगा लिया होगा आपने इसका आंसर, तो चेक कर लीजिए। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दें, तब भी बच्चे वो कानून के बारे में जानकारी सही से प्राप्त कर पाएंगे। तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। तो इसकी जो विधि उपयोग लानी चाहिए दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वह होगा ए। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना होगा। तो यहाँ आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर है कि संविधान पर चर्चा करते समय ये महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें। ए नंबर है, ए है आपका लोकतंत्र की जड़ें भारत में हैं, या बी प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था, या सी उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा है, या डी भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपका सी, उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव। तो यहाँ पर आपका सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों, सी। किस किस का सी आंसर आया दोस्तों बताएं।
52 सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा दोस्तों? समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं, कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आकलन, या सी अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां व रचनात्मक व संकलित आकलन, शिक्षण उद्देश्य, नई शिक्षक पद्धतियां, बोर्ड परीक्षा। क्या इसका आंसर होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर बी, कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आकलन। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों आपका बी। 53 नंबर है कि सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए। उसने पूछा है विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, या बी छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं प्रश्न पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, या डी विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? सामाजिक विषय वस्तु का उद्देश्य पूछ रहा है वो, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, छात्रों को परिचित यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण और उन पर प्रश्न उठाकर उन्हें जागरूक बनाया जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बी आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों, बी। फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताएं किसके कितने प्रश्न इस पेपर से कितने वो कर पा रहे हैं। 54 नंबर है कि हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तक इस प्रकार की होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों से रिलेटेड है। वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने की सरकार की दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करें, तो ये तो गलत ही है। अगला है, ये बैक हो गया, पाठ्य पुस्तकों इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने की सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करें, या बी वे विवादित मुद्दों से दूर रहें, या सी सभी क्षेत्र एवं सामाजिक समूहों को उनसे जुड़ाव हो, या डी अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तक हों। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? उम्मीद है लगा लिया होगा, तो चलिए चेक कीजिए इसका आंसर जो कि है हमारा पाठ्य पुस्तकों से रिलेटेड। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा सी, यानी सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उससे जुड़ाव होना चाहिए। तो हमारा देखिए पुस्तकें जो हैं सभी क्षेत्रों से रिलेटेड हो और सामाजिक समूहों से उनका जुड़ाव हो, वही पुस्तकें सबसे अच्छी होनी चाहिए पाठ्य पुस्तकें। अगला प्रश्न है दोस्तों 55 नंबर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में उद्देश्य, यानी सामाजिक विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किसी समर्थ के लिए तैयार करना है। राजनीतिक निर्णयों की आलोचना, या सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, या देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का संस्मरण, या डी राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सकें। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों बी सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। बी आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों इसका बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, किस लिए? अफ्रीकी अमेरिका के लिए मौलिक अधिकारों की मांग लेकर, या समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग लेकर, या सी महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग लेकर, या वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग लेकर। तो किस लिए चलाया गया था दोस्तों ये? तो ये जो चलाया गया था दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, ये समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। और फ्रेंड्स ये जो आंदोलन था 1955 और 1968 के बीच में चलाया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो बी वाला है ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, बी। 57 नंबर है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुख्यमंत्री का चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी, या चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा होता है,
या प्रधानमंत्री के सुझाव के द्वारा होता है, या गवर्नर की संस्तुति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है? क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? इसका आंसर होगा दोस्तों बी। जब कोई चुनाव में बहुमत प्राप्त कर लेती है पार्टी, तो उसके विधायकों के द्वारा, विधायकों की सहमति के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? एक प्रश्न फ्रेंड इससे रिलेटेड जरूर आएगा आपका, लिंग भेद से रिलेटेड एक प्रश्न 100% आता है। बैक हो गया। तो फ्रेंड्स क्या होगा? लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेधावी होती हैं, या बी लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है, लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। तो यहाँ पर जो लिंग भेद का उदाहरण प्रस्तुत करता है फ्रेंड्स वह है बी कि लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं। इसमें जो विकल्प में दिया है ये हमारा आंसर बिल्कुल सटीक बैठता है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। लोकतंत्र में संचार माध्यम का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों निभाते हैं लोकतंत्र में? तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा वह होगा आपका ए कि देश और संसार में बारे में समाचार देने और उनसे होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार जो माध्यम होता है वो बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं और सीटेट के लिए तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।